नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए इसके निर्यात का नियमन करने का फैसला किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए संचालन समिति गठित करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, युवाओं की ऊर्जा और विश्वास नए भारत के निर्माण का आधार हैं। मुख्य सचिव ने सुव्यवस्थित भीड़ निष्क्रमण के लिए अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। और प्रदेश में माहवारी स्वच्छता जागरूकता विशेष अभियान कल से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात का नियमन करने का फैसला किया है। चीनी के निर्यात के लिए 1 करोड़ मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। चीनी निर्यात की ये सीमा इस वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि चीनी मिलों और निर्यातकों को चीनी निर्यात के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंधित निदेशालय से अनुमति लेना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि इस मौसम में भारत से निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है और अक्टूबर-नवंबर में त्योहारी मौसम के दौरान चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए संकल्पित है और पिछले 12 महीनों में चीनी की कीमतें नियंत्रण में हैं। केंद्र ने हर साल 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सीमा शुल्क तथा कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर की 0 दर पर आयात की ये अनुमति 2 साल तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि शुल्क मुक्त आयात वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस रियायत से तेल की घरेलू कीमतें कम करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है। ये संचालन समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेंगी। श्री सिंह ने कहा कि सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष रूप से सतत विकास पर राज्य विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है। श्री सिंह ने राज्यों से कृषि क्षेत्र में डीजल के उपयोग को सीमित करके वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल उपयोग के स्तर को 0 करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संपूर्ण विश्व देश के युवाओं को आशा भरी नजरों से देखता है और उनकी ऊर्जा और विश्वास भी नए भारत के निर्माण का आधार हैं। श्री बिरला ने आज जयपुर में युवा उद्यमी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से देश, संसद, समाज, राजनीति और चुनौतियों के साथ आ रहे बदलावों सहित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। श्री बिरला ने
कहा कि संवाद के दौरान एक बार फिर युवाओं में देश को नव निर्माण की दिशा में ले जाने वाली सकारात्मकता और उद्यमशीलता दिखाई दी। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में आने को कहा। श्री बिरला ने कहा कि इस क्षेत्र में आकर मेहनत और मानवता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में अनिश्चितता है, लेकिन जो लोग बिना किसी पद की लालसा के मेहनत करते हैं उन्हें जनता का स्नेह भी मिलता है। श्री बिरला ने एक अन्य कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। प्रदेश में निवेश, उद्योगों की स्थापना और जापानी कंपनियों को नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने आज जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता और रीको के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जापानी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने इन कंपनियों से अक्टूबर में होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी सहयोग का आग्रह किया। रीको की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि नीमराणा में राज्य सरकार जापानी कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी के समाचारों से पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए माउंट आबू की आंतरिक सुरक्षा अकादमी और जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बीच एमओयू किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में आज माउंट आबू में अकादमी के निदेशक और महानिरीक्षक एमएस शेखावत और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आलोक त्रिपाठी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राज्यपाल ने इस करार को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक प्रयासों को गति मिलेगी। श्री मिश्र ने आंतरिक सुरक्षा अकादमी का दौरा भी किया। उन्होंने अकादमी के अधिकारियों से इसकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाए जाने की आवश्यकता जताई। प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का बीकानेर तक विस्तार किया गया है। ट्रेन को चूरू के सांसद राहुल कस्वां ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। सांसद कस्वां ने कहा कि प्रयागराज से जयपुर ट्रेन के चूरू होते हुए बीकानेर तक विस्तार से इस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। सीकर में सांसद सुमेधानंद ने झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन वाया सीकर फतेहपुर शेखावाटी चूरू और सप्ताह में 3 दिन वाया सीकर झुंझुनू लोहारू सादुलपुर चूरू होकर चलेगी। राज्य में सुव्यवस्थित भीड़ निष्क्रमण के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों को जिलों में पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने निर्बाध भीड़ निष्क्रमण के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीड़ निष्क्रमण की पूर्व तैयारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि कई
कई बार पशुपालकों की भीड़ उनके रास्ते में पड़ने वाले किसानों के खेतों में घुस जाती है, जिससे उनमें और भीड़ पालकों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि ऐसे हालात से बचने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को पहले से ही सचेत होकर काम करना होगा। साथ ही निर्धारित मार्ग से ही भीड़ निष्क्रमण सुनिश्चित करें। मार्ग में फेरबदल की हालत में आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुगम निष्क्रमण को सुनिश्चित किया जाए। रणथंभौर बाघ परियोजना की खंडार रेंज में बाघिन T69 के 1.5 साल के मादा शावक की मौत हो गई है। नियमित गश्त के दौरान इसका शव वन कर्मियों को गोठ बिहारी के पास नीला पट्टा वन क्षेत्र में मिला। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार शावक के शरीर पर घाव मिले हैं। संभवतः अन्य बाघ से शिकार के लिए हुए संघर्ष में इसकी मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। 13 मई को भी इस टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हो गई थी। प्रदेश में 28 मई को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस से पहले माहवारी के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए कल और परसों विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज जयपुर में इस विषय पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने माहवारी के दौरान सफाई के बारे में जागरूकता पोस्टर जारी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्रीमती भूपेश ने बताया कि समाज के लिए माहवारी स्वच्छता एक जरूरी मुद्दा है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए आयम शक्ति उड़ान योजना शुरू की है, जिसके तहत सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में वितरित किए जा रहे हैं। निरोगी राजस्थान के तहत उड़ान योजना के संपूर्ण लॉन्चिंग के बाद में राजस्थान की महिलाओं को माहवारी के दौरान होने वाली बीमारियों में बहुत कमी आएगी। महिलाएं फ्री सैनिटरी नैपकिन उपयोग करके जो बांझपन, बच्चेदानी के कैंसर और ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होती है, उन तमाम चीजों के अंदर हमारा प्रयास है कि कमी आए, राजस्थान की महिलाएं स्वस्थ रहें। तमाम महिलाओं से कहना चाहूंगी, आप अपने आप को सजग रखें। माहवारी के दौरान होने वाली बीमारियों का सिर्फ स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमारियां होती हैं, तो हम सब लोगों को मिलके राजस्थान की महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होते हुए माहवारी स्वच्छता के लिए एक अभियान के तौर पे आगे बढ़ना होगा। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश, आंधी और तेज हवाओं के कारण गर्मी का असर कम हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। आज झालावाड़ में हल्की बारिश हुई है। कुछ अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारां, कोटा, धौलपुर, करौली, टोंक तथा सवाईमाधोपुर में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन कहीं कहीं बारिश और तेज हवा चलने का दौर जारी रहेगा। बूंदी जिले के अभयपुरा, भीमलत और बरधा बांध क्षेत्र के 41 गांवों के किसानों को फार्म पॉन्ड, डिग्गी बनाने और पाइपलाइन डालने पर अनुदान दिया जाएगा। उप निदेशक कृषि विस्तार ने बताया कि फार्म पॉन्ड के लिए लागत का 75% या 1,12,500 रूपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इसी तरह डिग्गी बनाने पर लागत का 75% या 3 लाख रुपए और पाइपलाइन पर लागत का 75% या 22,500 रूपये का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए इसके निर्यात का नियमन करने का फैसला किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए संचालन समिति गठित करने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के युवाओं की ऊर्जा और विश्वास नए भारत के निर्माण का आधार हैं। मुख्य सचिव ने सुव्यवस्थित भीड़ निष्क्रमण के लिए अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। और प्रदेश में माहवारी स्वच्छता जागरूकता विशेष अभियान कल से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।